नमस्कार, मेरी आवाज आप सुन पा रहे होंगे। अब मैं जल्दी से आज का इस SWOT एनालिसिस के उसको बता देता हूं कि SWOT एक बहुत अच्छी विधा है जिसके के द्वारा आप अपनी शक्तियों को, कमजोरियों को, अवसरों को और खतरों को जान सकते हैं। ये स्वयं के लिए और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ये उपयोगी होता है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर गीता नरहरि मैडम है, जो कल भी आपके साथ में थी कम्युनिकेशंस पर, यानी कि संवाद कौशल पर। मैडम ने आपके साथ कल दिन भर चर्चा की थी। मैडम आज SWOT के बारे में आपको बताने वाली है। आप अपने प्रश्नों के साथ में तैयार रहिएगा और जो भी प्रश्न है आपके उसको चैट बॉक्स पर डालिएगा। हमारा प्रयास होगा कि हम आपके जो प्रश्न है उनके उत्तर, उसके समाधान दे सकें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर गीता नरहरि मैडम को कि वे आए और अपना सत्र प्रारंभ करें। डॉक्टर गीता नरहरि। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन सर। सो हमारा आज का दिन बहुत अच्छे टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं। इससे जो हम जब भी हम परामर्श के लिए किसी टीचर, मेंटर, किसी अपनों के पास जाते हैं, हमारे फैमिली में कोई ऐसे रिलेटिव होते हैं जो बहुत सुलझे हुए होते हैं, उनके पास जाने से सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कोई हमारे टीचर बहुत गाइड करते हैं, हमारी मेंटरिंग करते हैं, जिनके पास जाने से ऐसा लगता है कि अरे प्रॉब्लम इतनी सी थी, इतना आसानी से कैसे हल हो गया। सो ये विश्लेषण क्षमता जिनमें होता है कि वो सामने वाले में जो प्रॉब्लम्स है, उनमें जो कमजोरियां हैं, खतरे हैं या अवसर है या खूबियां हैं, इनको पहचान के आईना दिखाए तो अपने आप चीजें साफ होने लगती हैं, डिसीजन मेकिंग इजी होने लगता है। तो क्यों ना हम ये टेक्निक आज जान लें, कैसे हम स्वयं को इस विश्लेषण टेक्निक से अपना खुद का हम परामर्श करें। ये सेल्फ काउंसलिंग टेक्निक है, ये एक एनालिसिस टेक्निक है। SWOT एनालिसिस शॉर्ट फॉर्म है, इंग्लिश के जो शब्द है उसके फर्स्ट लेटर का शॉर्ट फॉर्म है। अभी हम आपको प्रेजेंटेशन शेयर किए देते हैं, आप अपने स्क्रीन पे जो आ रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं, हम ये चाहते हैं कि जो स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उससे बेटर है कि आप जब जो भी चीज आपको समझ में आए उसका आप नोट मेकिंग करें, तो ये ज्यादा बहुत अच्छे से स्मरण शक्ति में आपका मददगार रहेगा। सो SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये जो 4 अंग्रेजी के शब्द हैं, इसके फर्स्ट लेटर से लेकर बने गए हैं। हम अपना प्रेजेंटेशन अभी शेयर कर सकते हैं। मुझे प्रेजेंटेशन का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों के इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी टीम है, ताकि आप दिन भर जो हमारे सत्र हैं, हमारे सेशंस हैं, उनको सुन सके। सो हमारे पास टीम है और आपके टीचर्स, मेंटर्स, स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट आज का हमारा सेशन। आप सबसे पहले तो एक प्लेन कागज ले लीजिए, एक प्लेन बुक या जो भी आपकी नोटबुक है, एक अच्छा लिखता हुआ पेन। और नोट मेकिंग में कभी भी फोन पे नोट्स लिखने से विश्लेषण नहीं होता है। विश्लेषण हमेशा कुछ एक्स्ट्रा मेहनत, उसका कोई जो चीज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं उस विषय पर हम पूरा अपना ध्यान केंद्रित करें, तब विश्लेषण होता है। ऐसे चलते चलते 2-4 काम करते करते जो हमें समझ में आता है वो विश्लेषण नहीं है। तो विश्लेषण के लिए हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, तब जाके वो विश्लेषण होता है। सो विशेष ध्यान के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब जो है आप एक गहरी सांस लेके अपने आप को समझने के लिए रेडी हो जाएं कि आज का जो हमारा सेशन है वो किसके बारे में है। सो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जब हम कोई उद्यमिता विकास, जब हम कोई उद्यमी बनते हैं या जब हम कोई नया एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, जब हम कुछ नए आइडियाओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पता चला वो आइडिया कामगार नहीं थी या फिर आइडिया जो है, आइडिया में दम ही नहीं था फर्स्ट प्लेस में। हमारे पास सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट करने का हमारे पास तरीका नहीं था। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं,
खुद का अगर सही तरीके से हम अपना स्वॉट एनालिसिस ना करें तो स्वॉट एनालिसिस जैसे और भी टेक्निक है, लेकिन स्वॉट एनालिसिस सबसे सरल, सिंपल, डूएबल एट योर लेवल, मतलब आप अपने लेवल पे ये टेक्निकल विश्लेषण, आप तकनीकी विश्लेषण जो है बहुत आसानी से बैठे बैठे अपने कमरे में, अपने क्लासरूम में कर पाएंगे। इसीलिए अन्य कई टेक्निक के बावजूद भी स्वॉट एनालिसिस विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इसकी सरलता ही इसकी जो प्रसिद्धि का कारण है। अभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर के एंड्रूज का ये दिया हुआ एक्रोनिम स्वॉट है। स्वॉट में कौन कौन से स्पेलिंग्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें अंग्रेजी के 4 अल्फाबेट है, क्योंकि स्वॉट जैसा कोई शब्द हिंदी में नहीं है। तो स्वॉट स्क्वाट नहीं है, जो सिटिंग पोजीशन है वो स्क्वाट है, ये स्वॉट है। तो स्वॉट जो है शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का। स्वॉट विश्लेषण एक प्रकल्प है जो शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन की युक्ति है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों की पहचान करने में मदद करने के लिए किया जाता है। एक अच्छा स्वॉट विश्लेषण सही प्रश्न पूछने से शुरू होता है। आप एक कोरा कागज ले लीजिए, सबके पास अगर कोरा कागज रेडी नहीं है तो हम 10 सेकेंड वेट कर रहे हैं। सभी लोग एक कोरा कागज ले लें, एक लिखता हुआ पेन पेंसिल ले लें। कृपया फोन पे नोट करने की कोशिश ना करें, वो विश्लेषण नहीं होता है। आप सोचिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अपने फोन पे प्रिस्क्रिप्शन लिख के, कागज पे ना लिख के अपने फोन पे प्रिस्क्रिप्शन लिख के बोल देंगे मैंने आपको मैसेज कर दिया, ये दवाई ले लीजिए। सो आपको लगता है कि डॉक्टर ने आपको देखा है, आपको समझा है और फिर ऑब्जर्व किया है। टेक्नोलॉजी आने के बाद भी डॉक्टर अभी भी क्यों पेपर पे लिखकर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं? क्योंकि जो मैसेज है वो कभी टेक्नोलॉजी के फॉल्ट के कारण मिस हो सकता है, या फिर पहुंच नहीं सकता, या फिर नेटवर्क ना होने के कारण डॉक्टर के यहाँ से गया लेकिन रिसीवर पेशेंट के यहाँ तक नहीं पहुंचा। सो ये जो कम्युनिकेशन मीडियम है, आज का जो विश्लेषण तकनीक है, उसको पूर्णतः कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी है कि आप इसको लिखें। नोट करना होता है जब हम फोन पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अपना टेक्स्ट बॉक्स ओपन करके, नोट पैड ओपन करके लिखते हैं, तो ये विश्लेषण नहीं कहलाता है। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम मनोवैज्ञानिक हैं, इसीलिए हम इस पे जोर देते हैं कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। जब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने स्वलिखित, अपने हैंड रिटन नोट्स जब बनाते हैं, वो चीज हम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। जो हम टेक्स्ट करते हैं, जो हम नोट मेकिंग करते हैं ऑन एनी टेक्नोलॉजिकल मीडियम, वो क्योंकि बहुत कम समय के लिए उसको बहुत आसानी से फिंगर टच होने भर से वो अल्फाबेट वहां टाइप हो जाता है, तो हम बहुत माइक्रो सेकेंड्स उस अल्फाबेट को लिखने में स्पेंड करते हैं। लेकिन जब हम एक अक्षर लिखते हैं तो हमें एक सेकंड लगता है एक अक्षर लिखने में, क्योंकि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो आप उसी चीज को लिखने में ज्यादा समय बिताएंगे तो वो बहुत गहन तरीके से आपके स्मरण शक्ति में अंकित हो जाएगा। इस कारण से सारे मनोवैज्ञानिक जब भी कोई विश्लेषण करते हैं, नोट पैड लेके, एक नोटबुक लेके नोट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा बहुत अच्छी मेमोरी है, आप बात करते जाए हम याद रख लेंगे। ऐसा लगेगा कि हमने इतने सारे लोग से अगर हम एक दिन मिलेंगे भूल भी सकते हैं। नोट करना बहुत अच्छी आदत है। सो आप नोट मेकिंग, नोट्स, क्लास के भी जो नोट्स हैं उनका अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और आज का हम नोट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा विश्लेषण अच्छा सही प्रश्न पूछने से शुरू होता है। आपका जो पेपर है, आप अपने पेपर को ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए। आपका जो व्हाइट पेपर है, अभी हम अपना आत्मविश्लेषण करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि आपकी क्या शक्तियां हैं, आपके क्या गुण हैं, क्या अवसर हैं और क्या खतरे हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, जो आपकी खूबियों को और निखारेगा। तो ऐसे आपके जो पास जो व्हाइट पेज है, जो ऊपर स्ट्रेंथ्स लिखा है, उसमें आप अपने शक्तियां या ताकत जो आपके फेवर में है, जो आपके हित में चीजें अभी जा रही हैं, उसको आप जो फर्स्ट कॉलम है स्ट्रेंथ्स में आप लिखेंगे।
और जो फर्स्ट ऊपर के बॉक्स में सेकंड में है अपॉर्चुनिटीज, उसमें आप अपने अवसरों को लिखेंगे जो आपके पास अभी अवसर अवेलेबल है, और प्लीज सकारात्मक तरीके से इसको भरें। कई लोग ऐसा लिखते हैं मेरे पास कोई अवसर ही नहीं है। अवसर एक नजरिया है। अवसर अगर हम इस नजरिया से देखते हैं कि हमारे पास जो सीमित साधन संसाधन है उससे भी हम कुछ कर सकते हैं, तो आपको अवसर दिखेंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक होके ये सोचेंगे कि हमारे पास कोई अवसर ही नहीं है, तो सारे अवसर होने के बावजूद भी, या फिर एक भी अवसर है, हमें बचने के लिए एक ही अवसर चाहिए, हमें बढ़ने के लिए एक भी अवसर काफी है। सो एक अवसर को भी कम अवसर ना समझे और उसको सही तरीके से आप विश्लेषण कर वो सेकेंड बॉक्स में लिखें। और जो थर्ड बॉक्स में है, जो शक्तियों के नीचे वाला जो बॉक्स है, उसमें आप अपने कमजोरियों को लिखें, और जो कमजोरियों के साइड वाला बॉक्स है, जो अवसर के नीचे वाला बॉक्स है, वो उसमें आप किन चीजों से खतरा है, आपको किन चीजों से आपके बढ़ोतरी में, आपके उन्नति में किस चीज का खतरा आपको महसूस होता है, ये जो है व्यक्तिगत होना चाहिए। जैसे कि आपका गुस्सा ही आपका खतरा है, आपका गुस्सा आपका कमजोरी भी हो सकता है, आपका जो स्वभाव है आपका खतरा हो सकता है। सब बनी बनाई बात, कोई बाहर का दुश्मन की जरूरत नहीं है। किसी लोगों को उनका खुद का स्वभाव जो है बड़े बड़े दुश्मन का काम कर देता है। तो हमें ये जो नीचे के दोनों बॉक्स हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव बॉक्सेस। ऊपर के दोनों बॉक्सेस हैं जो शक्तियां और जो अवसरों को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। ऊपर के दोनों बॉक्सेस के साइड में अंग्रेजी में लिखा है पॉजिटिव। पॉजिटिव को आप लोग अपने पेपर पे प्लस साइन, एक प्लस का सिंबल लगाकर उसको आइडेंटिफाई करें। और जो नेगेटिव नीचे के दोनों बॉक्सेस है, उसमें साइड में अंग्रेजी में नेगेटिव लिखा है। आप अपने समझ के लिए उसमें माइनस सिंबल या नेगेटिव सिंबल लगाकर इसका विश्लेषण करें। अभी आपने ये बॉक्स बना लिया। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहे होंगे, इससे हम आत्मविश्लेषण कैसे करें? हमने बॉक्स तो बना लिया, अब हम सही प्रश्न पूछेंगे जिनसे हमें ये बॉक्स भरने में मदद मिलेगी। अब जैसे जैसे प्रश्न के और हम बढ़ते जाएंगे, सेशन इंटेंस होता जाएगा। आप ये कॉलम हमें सुनते सुनते इसको भरते जाना, आपको जो जो समझ में आ रहा है उसको भरते जाना। अगर आपका पेपर, अगर किसी में बहुत क्लैरिटी है तो ये भर जाएगा, आपको 2 या 3 पेपर लगेंगे। और किसी को अभी अभी अपनी समझ शुरुआत हो रही है, अपने को समझना अभी शुरू कर रहे हैं, तो एक पेपर में आपका पूरा विश्लेषण आज का खत्म हो जाएगा। सो आपको ये कोशिश करना है कि ये पेपर अगर भर गया, आप एक और पेपर ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर लें। तो अभी हम बढ़ते हैं सही प्रश्नों की ओर। अब ये इसको जो भी चीज डिवाइड करते हैं बॉक्सेस में, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले एक पेन और कागज तो आपने साथ में रख लिया होगा। जो स्ट्रेंथ कॉलम है उसमें खूबियां या ताकत का आप लिखेंगे। जो W कॉलम है, शॉर्ट फॉर्म यानी कमजोरियां या अवगुण को उसमें साझा करेंगे। और O अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर। T थ्रेट्स यानी कि बाधाएं, आपके जो लक्ष्य में बाधाएं हैं, आप वो खतरे के कॉलम में या खतरों के कॉलम में उनको एनलिस्ट करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे। आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस कैसे करें? सही रूप से स्वॉट का अनुसरण करके अपने करियर को एक दिशा दे सकते हैं। स्वॉट के कई फायदे हैं, इसके कई लाभ हैं। स्वॉट आप क्या करना चाहते हैं उसे भी बताता है और आपकी कमजोरियों और शक्तियों को बताता है, बल्कि यह आपको भय से मुक्त होने का साफ राह भी दिखाता है। आपको आपके लक्ष्य के प्रति एकाग्र करने में स्वॉट अहम भूमिका अदा करता है। जागरूकता से व्यक्तिगत खासियतों में सुधार संभावनाएं हो सकती है। जब इंसान जागरूक हो जाता है, पहले हम जागरूक नहीं होते हैं तो हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं। लेकिन एक बार विश्लेषण कर जब हमें अपने सारे चीजें साफ दिखने लगते हैं, हमारे अंदर जो भावनात्मक उथल पुथल है उसको एक समझ हमें मिल जाती है, हम जागरूक हो जाते हैं हमें कौन से हमारे व्यक्तित्व के ऐसे एरियाज हैं जो सही है,
किन में सुधार संभव है, किन में सुधार की बहुत जरूरत है। इस चीज पे जब हम लाइट डालते हैं, फोकस डालते हैं इस चीज, तो हमें उस एरिया में जागरूकता हमारी बढ़ जाती है। जब जागरूकता बढ़ जाती है, सुधार संभावनाएं बढ़ जाती है। W वाले हिस्से में लिखे हुए जवाब आपकी सफलता और अच्छे काम में बाधक तत्व है। S हिस्से में जितने जवाब है वह आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपके सहायक तत्व है। जो भी आपने लक्ष्य बनाए हो उसके जो सहायक तत्व है, आप फर्स्ट कॉलम जो आपका पहला बॉक्स आपने बनाया पॉजिटिव वाला, शक्तियों वाला, उस बॉक्स में आप S कॉलम वाले भरेंगे। अभी कैसे भरेंगे, प्रश्न पर आएंगे तो आपको और साफ हो जाएगा। O हिस्से में अपॉर्चुनिटीज, अवसर, O हिस्से में लिखे हुए जवाब आपके लिए सफलता के द्वार हैं। ये द्वार कभी कभी ही खुलते हैं। अगर आप आलसी हो गए या फिर आपने सोचा इसको अगले साल कर लेते हैं या आपने टाल दिया आपके कमजोरियों के वजह से, तो अवसर रोज रोज नहीं आते। इसीलिए आपके सामने लिखे हुए ओ हिस्से के जवाबों को अच्छे से पढ़ें और इनका फायदा उठाएं। टी हिस्से, थ्रेट्स यानी कि खतरों के हिस्से में जो चौथा बॉक्स है आपके पास, इस हिस्से के जवाब आपकी सफलता की राह में बाधक है, जिनसे आपको बचना है। ये आपका जो चरण सीमा तक आप सफल हो सकते हैं। अगर आप उद्यमी हैं, अगर आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, अगर आपके पास बहुत ओरिजिनल आइडियाज हैं, तो जो टी एरिया है, उद्यमी को टी एरियाज पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उद्यमिता विकास में हमारे जो खतरे हैं वो सफलता की राह में बाधक बन सकते हैं। शक्तियां, निम्नलिखित प्रश्न पूछने का प्रयास करें जब आप शक्तियों का कॉलम भरें। अभी हम जा रहे हैं सेशन में और इंटेंस और डीपर लेवल पे जा रहे हैं, तो अभी और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सब भले ही ग्रुप में बैठे हों, ये सोचे कि हमारे आसपास में कोई नहीं है। हर इंसान अपना विश्लेषण खुद करे, बगल वाले के पेपर में, बुक में उसके शक्तियां उसको पढ़ के लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि सबकी शक्तियां अलग हैं, सबके कमजोरियां अलग हैं। और कुछ लोग चाहेंगे कि उनके पेपर कोई और पढ़े ना, तो कह नहीं पाएंगे संकोच में, क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। तो कृपया करके बगल वाले के बुक में, पेपर में झांकने की कोशिश ना करें और अपना आत्मविश्लेषण करना शुरू करें। सबसे पहले मेरे अंदर क्या कौशल है और क्या क्षमता है, इस पर सोच विचार करें। ये शक्तियों के मैट्रिक्स में उस ब्लॉक में आप लिखेंगे। फिर आप बहुत ध्यान से सोचें, बचपन से लेके अब तक हम किन क्षेत्रों में सफल हुए हैं और आगे हो सकते हैं। सोचिए आपको कब कब लोगों की प्रशंसा मिली। मेरे सुलक्षण मतलब अच्छे लक्षण, मेरे सुलक्षण और गुण क्या है। और आप सोचिए कि आपको कब कब लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, टीचर ने तारीफ की है, आपके मेंटर्स ने आपकी सराहना की है। आप उनके बारे में सोचें और ध्यान से सोचें कौन से व्यक्तिगत गुण, मूल्य आपको सफलता दिलाएंगे। आपकी ताकत क्या है, कौन सी चीज आपको निराश होने से बचाता है, मुझे इससे कितना लाभ हुआ है, मेरे स्वभाव से मुझे कितना लाभ अब तक मिलता जा रहा है, मेरे स्वभाव के कौन से गुण के कारण मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है, एक बहुत बुरे दिन पर भी कैसे मैं खुद को संभाल पाया हूं या पाई हूं। सो ये बहुत जरूरी है। ये आपकी शक्तियां हैं कि जो मुश्किल दिनों में भी आपको जो है पार लगाता है, वो आपकी शक्ति है। क्या मैं किसी विषय में औरों से और बेहतर हूं, औरों से और बेहतर करता हूं या करती हूं? क्या मुझ में कौन सी शक्ति और लोग देखते हैं, मुझ में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मैंने पहचान ली है, मुझ में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे और निखारनी है। आपको ये प्रश्न अपने आप से बार बार पूछना है। जब आप इन प्रश्नों का, अब यहाँ पे जो है, आप शक्तियां गिनते समय विनम्र ना हो जाए कि नहीं हमारे पास तो कोई शक्तियां नहीं है, हम तो बहुत। शक्तियां गिनते समय बहुत ओपन वे में अपने शक्तियां पहचाने, क्योंकि अगर इंसान अपने शक्तियां खुद नहीं पहचानते हैं तो दूसरे वाले तो अपने में गुम है। हर कोई सेल्फिश है,
सो आप नहीं देखेंगे अपनी शक्तियां तो दूसरे अपने में गुम है, कौन देखेंगे आपकी शक्तियां? तो आपको अपनी शक्तियां पहचान कर उसको टॉर्च लाइट की तरह दूसरों पे दिखाना है, फोकस करना है, अपना भी राह चलाना है, अपना ही राह जो है लाइट करना है, और जो है दूसरों को भी दिखाना है कि हमारी राह हमारी शक्तियों की वजह से वेल लिट है, हमारी राह जो है हमारी शक्तियों की वजह से चल रही है। ये टॉर्च आपको खुद जला के खुद बना के रखना है। सो आप शक्तियां गिनते समय कृपया यहाँ पे विनम्र होने का समय नहीं है। आप अच्छे से अपने शक्तियों को गिनिए। जब आपने अपनी शक्तियां गिनकर वो पहले वाले बॉक्स में आपने लिख दिया, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 10 सेकंड का समय चाहिए, आप जब तक हम दूसरे नेक्स्ट मैट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप इसको लिखना शुरू कर दें। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न आपको खुद से पूछना चाहिए जिससे कि आपको ये बॉक्स भरना है। अब ये वाला एरिया जो अवगुण कमजोरियों वाला एरिया है, यहाँ पे हर इंसान को दूसरों में कमजोरियां बहुत अच्छे से दिखते हैं। सो इंसान को अपनी कमजोरियां दिखती नहीं है और दूसरों के अवगुण बहुत बड़ी बड़ी दिखते हैं, और अपने बड़े बड़े अवगुण भी हमें छोटे दिखते हैं। तो ये वो एरिया है जहां पे हमें फोकस करना है कि हमारे अवगुण को है जो है हम सही तरीके से आज इस पेपर पे लिखें, और आज बाद में जब आपको लगे कि आपने सही अपना विश्लेषण किया, डायरी में लिखें, ताकि आप एक एक अवगुण पर मेहनत करके उसको कम करें और उसको पूरी तरीके से अपने व्यक्तित्व से हटा दें। क्योंकि अवगुण कितने भी कम मात्रा में हो, जहर कितने कम मात्रा में भी हो, जहर तो जहर होता है। तो आपको कोशिश करना है, जो शक्तियां हैं वो अमृत है, उसका जो है आपको स्तर बढ़ाना है। सो कमजोरियों का स्तर पहले पहचानना है, जागरूक होना है, जागरूक होने के बाद उस पर मेहनत करना है और फिर उसको कम करना है, ताकि हमारे शक्तियों को भरपूर अवसर मिले, ताकि हमारे शक्तियां जो है हमारे खतरों से लड़ के हमारे व्यक्तित्व का सर्वोत्तम प्रदर्शन दुनिया के सामने कर सके। अब जब कमजोरियों पे हम बात करते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कमजोरियां क्या क्या है? खुद से आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। मुझे कौन कौन से नकारात्मक विचार आते हैं? मेरे कौन से नकारात्मक विचारों पर मैंने अमल किया? मेरे कौन से नकारात्मक बर्ताव, मेरे कौन से नकारात्मक विचार पर जिस पे मैंने अमल किया मुझे पछतावा हुआ? मुझे किन अवसरों पे पछतावा महसूस हुआ? मुझे कब कब क्षमा मांगने की जरूरत पड़ गई? मेरी क्षमताओं में किन चीजों की कमी है? आप समझ रहे हैं? मेरे नकारात्मक विचार, इस एरिया में आपको आत्मविश्लेषण करना है। मेरे नकारात्मक विचार मतलब मेरे सेशन, मेरे में नहीं, मेरे मतलब आप अपने में। ये इस तरह से आपको अपने बारे में सोचना है कि अपने में आत्मविश्लेषण करें, आंखें बंद करें, फिर सोचें आपके कौन से नकारात्मक विचार हैं जिसमें आपने अमल किया, आपको बहुत पछतावा है, आप दोबारा कभी नहीं करना चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे नकारात्मक विचार किसी को भी आए, आप चाहेंगे कि किसी को ऐसे विचार आए तो उनमें सुधार हो, उनमें सकारात्मक विचार भरे जाएं। मेरी क्षमताओं में किन चीजों की कमी है? मुझे किन चीजों में मेरी क्षमता कम लगती है? मुझे कौन से कौशल हासिल करने हैं जिसमें मेरी कमजोरी है? सो आप इसमें अपना विषय भी लिख सकते हैं, अपना शैक्षणिक विषय में कोई विषय हो सकता है, स्ट्रेंथ्स में भी विषय हो सकता है, लेकिन हम पहले कोशिश करेंगे कि पर्सनालिटी का स्वॉट एनालिसिस करें, फिर आप जॉब का भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, फिर आप उद्यमिता विकास अगर आप करना चाहें तो आप जो जिस एक आइडिया का भी आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। सो आज हम पर्सनालिटी स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक बार पता चल गया कि किस तरह के प्रश्न पूछना है तो आप किसी भी चीज का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपने छोटे भाई बहन का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, उनका करियर काउंसलिंग भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं कि उनके किस चीज में रुचि है, क्या उनकी शक्तियां हैं, कमजोरियां हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर एक बार आप
पहले खुद पे कर ले, फिर जब आपको लगता है इससे आपको काफी मदद मिली, फिर आप इसको और लोगों पे यूज कर सकते हैं। मेरे करियर में अभी आगे बढ़ते हैं। कमजोरियां, अवगुण आप लिख रहे हैं सेकेंड बॉक्स में, हम मैट्रिक्स में सेकेंड बॉक्स भर रहे हैं। उसमें आप सोचे, बहुत गहरी सांस लेके सोचे। बहुत गहरी सांस में ये होता है कि रिलैक्स होते हैं। क्यों हम सांस लेना बंद नहीं किया इसलिए गहरी सांस ले रहे हैं, ये नहीं। गहरी सांस लेने से आदमी रिलैक्स होता है, क्योंकि हम अपने अवगुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है स्ट्रेस हो सकता है कि इतनी सारी नकारात्मक चीजें याद आ रही हैं और एक साथ उनको लिखना है, अगल बगल में कोई देख ना ले, तो आप उसको कोड लैंग्वेज में लिख ले। मेरे करियर में कमी आने के क्या कारण है? मेरे बर्ताव में, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा पॉपुलैरिटी कम होने के क्या कारण है? मेरे जीवन में मेरी ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनमें मुझे नहीं जाना चाहिए था? ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनका बड़ों ने बोला था कि तुम्हें नहीं वहां जाना चाहिए था? तो आप जब अपने कमजोरियों को गिनेंगे, चुनेंगे और आप जब उसको लिस्ट करेंगे, तो बहुत अच्छा है कि आप अपने जो अवगुण है अच्छे तरीके से लिस्ट कर दें, क्योंकि हमें एक एक जो है क्रॉस करना है, मिटाना है, पूरी तरीके से अपने व्यक्तित्व से बाहर करना है। लोग मुझ में कौन कौन सी कमजोरियां देख रहे हैं और मुझे बता रहे हैं। लोगों ने मुझे कब कब मेरे कमजोरियों के बारे में बताया, लेकिन मैंने अनसुना कर दिया। लोग मुझे कौन सी चीज बार बार बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वैसा हूं या वैसी हूं। लोग मुझे बार बार कौन सी एक ऐसी चीजें बोलते हैं जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर एक ही चीज लोग बार बार बोल रहे हैं जिससे आप सहमत नहीं हैं, तो आपको ध्यान देना है कि उसमें कोई सच्चाई तो नहीं। अगर एक इंसान जो आपके दोस्त हैं बोले, तो कभी कभी फ्रेंड्स सोच लेते हैं नहीं उसको मुझसे जलन है इसीलिए वो ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन अगर सभी लोग एक चीज बार बार बोल रहे हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे लोग आपकी आलोचना करते हैं। मुझे किस बात से बचना चाहिए? मुझे किस बात से बचना चाहिए? मुझे किन किन चीजों से बचना चाहिए जो मेरे व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल सही नहीं है? आप जब इन प्रश्नों का शांति से बैठ के सोचेंगे, तो जो सेकंड बॉक्स है आप उसको भर पाएंगे, और उसको भरने से आपको आपके अवगुणों का एक लिस्ट मिल जाएगा। आशा करती हूं आप सब लोग लिख रहे होंगे, अपना आत्मविश्लेषण कर रहे होंगे, क्योंकि आज का स्टूडेंट है कल का उद्यमी है। फिर हमें पता नहीं उसका जो आज का विद्यार्थी जीवन से फिर वो उद्यमी बने और देश का विकास करे, तो शुरुआत तो कहीं तो होता है। तो आत्मविश्लेषण से हम जागरूक होके अपने शक्तियों को, सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपने कमजोरियों, अवगुणों को काबू में पाएं, अवसरों का पूरा पूरा लाभ उठाएं और खतरों को पूरी तरह खतरनाक ना बनने दें। इससे जो है आपको बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। अभी हम नेक्स्ट हमारे जो थर्ड कॉलम है, जो शक्तियों के नीचे हमने लिखा है अवसर, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज, इस कॉलम पर काम करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके अवगुण बहुत सारे हैं और वो बॉक्स छोटा हो गया है, तो अलग से एक पेज पे आप अवगुण भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप जितना ज्यादा ओपन होके अपना विश्लेषण करेंगे उतना अच्छा। अब ये कॉलम जो है एक ऐसा द्वार है जो आपको पता है कि ये द्वार है, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया। अवसर ऐसे दरवाजे हैं जो आपको पता है इनको खटखटाने से कोई बात बनेगी, लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं किया। आपको कोशिश करना है कि जो अवसर के द्वार है इनको मेहनत करके खटखटाएं ताकि ये द्वार खुले। निम्नलिखित प्रश्न पूछने का प्रयास करें जो आपको अवसर वाला जो कॉलम है उसको भरने में मददगार होगी। जो अवसर वाला मैट्रिक्स सेल है उसमें प्रत्येक के लिए सबसे मुख्य जवाब की कल्पना करें। अवसर के लिए कुछ जो आपको अवसर वाला सेल मैट्रिक्स भरने में मददगार होगी, उसके लिए आप खुद से ये निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं।
अपने जीवन में कौन से क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं? आपको लग रहा है कुछ कुछ ऐसे अवगुण होते हैं जिनमें हमको लगता है कि ये बहुत बार ट्राई किया, ये कोशिश नहीं हो पा रही, ये अवगुण है, हम छोड़ना चाहते हैं, बहुत बार छोड़ा फिर दोबारा स्टार्ट किया, ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होंगे अपने जीवन में, आपको कोशिश करना है उन अवगुण पे भी आप काबू पाए। कौन से ऐसे क्षेत्रों में आप सुधार कर सकते हैं अपने जीवन शैली में, कौन से ऐसे बदलाव आप ला सकते हैं? बहुत छोटी सी चीज है, एक अंग्रेजी में है कि 5 AM पर्सन। ये सफलता के जो सूत्र हैं, सफलता के जो सिद्धांत हैं, उसमें जो महान उद्यमी लोग हैं उन सब ने कहा है, इफ यू आर अ 5 AM पर्सन यू कैन बी एनीथिंग। इसका मतलब है अगर आप 5 बजे उठ सकते हैं सुबह तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए कि आप अगर 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो और आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, क्या हम आपको आदतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं, क्या आप जल्दी उठ सकते हैं? जल्दी उठना, बस इतने से हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे? इसमें बहुत गहरी बात छुपी है। 5 बजे उठना मतलब उसको रात को समय पे सोना, रात को समय पे सोना मतलब उसका खाना पीना समय से हो जाना, खाना पीना समय से हो जाना मतलब शाम को अपने घर पे रहना, शाम को अपने घर पे रहना मतलब दिन भर का काम करके थकना, काम करके थकना मतलब काम होना, काम होना मतलब आपके पास योग्यता है, योग्यता है मतलब आपने अपने विद्यार्थी जीवन में सफल रहे, तभी तो आपको जॉब मिला। ये जो 5 AM पर्सन है, ये 5 AM पर्सन बहुत आसानी से नहीं मिलता है। आप अपने आसपास में ढूंढे कौन है जो 5 बजे उठता है, वो उसको उसके चरण पकड़ लीजिए, मेंटर है। क्योंकि जो 5 बजे उठते हैं बहुत सरल नहीं होता, उसके पीछे बहुत अनुशासन है। जो डिसिप्लिन वे में अपना जीवन जीते हैं, जो बहुत डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वही लोग एक समय पर सोकर एक समय पर उठ सकते हैं। अगर आपको एक चीज, और आप ट्राई करिए, आप 5 AM पर्सन बनिए, आप गारंटी है, इस सेशन में मैं गारंटी दे रही हूं, मनोवैज्ञानिक हूं, आप 5 बजे उठिए और बताइए आप टाइम पर कहीं नहीं पहुंचे, लोगों ने आपको अवसर नहीं दिए, लोगों ने आप में उमंग और जोश नहीं देखा, लोगों में आप में सच्चाई नहीं दिखती, तो आप मुझे आके बताइए अपने जीवन में ऐसे कौन से क्षेत्र में आप सुधार कर सकते हैं। आप इस पे विचार करें। क्या आप जल्दी उठ सकते हैं? छोटा सा प्रश्न है, क्या उसमें कोई सुधार कर सकते हैं? अभी आप अगर 8 बजे उठ रहे हैं, उसका भी एक तरीका है। अगर आप 8 बजे उठते हैं, आप 7:45 का अलार्म लगाइए, 2-3 दिन 7:45 पे उठिए, फिर जब आप 7:45 पे उठ जाते हैं, फिर 2-3 दिन 7:30 बजे उठिए, फिर जब 7:30 बजे आप उठ पाते हैं 2-3 दिन, फिर 7:15 बजे का अलार्म लगाएं। ऐसे 15 मिनट पीछे करते 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 2 महीने में आप 5 बजे तक पहुंच जाइए। जब आप 5 बजे तक पहुंचेंगे, लगातार 40 दिन तक कुछ भी हो जाए, रात को आप 1 बजे भी सोएं पार्टी से आकर, तो भी 40 दिन तक आप हैबिट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कोई चीज को हम 40 बार दोहराएं। इसीलिए हमारे यहाँ 40 बहुत पॉपुलर है। 40 के पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी यही है कि कोई चीज को हम 40 बार दोहराते हैं, करते हैं, कहते हैं, तो वो हमारे जहन में बस जाता है। आपको कोई भी चीज का, कोई भी नए जीवन शैली को बदलना है या बदलाव लाना है, तो आपको वो 40 दिन लगातार करना पड़ेगा। आप अगर 1 बजे आते हैं किसी दिन और 5 बजे उठने का आपका जो टाइम टेबल, आप ब्रेक ना करें, 5 बजे उठें, आप अपना सुबह के सारे व्यायाम या जो भी आपके कार्य है करके दोपहर में चाहे तो एक झपकी ले लें, लेकिन आप हैबिट फॉर्मेशन करना है तो 40 डेज आपको करना होगा। फिर आप देखिए कि कैसे आपके अवसर के द्वार नहीं खुलेंगे। अनुशासन आप में आएगा तो दुनिया आपको देखेगी। आप आगे बढ़ते हैं। जब हम अवसर की बात करेंगे तो हम ऐसे मनोवैज्ञानिक बात करते करते इसको हल करते जाएंगे।
हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। क्या अपने व्यक्तित्व में रोजगार उन्मुखी कौशल अनुकूल सुधार कर सकते हैं? ऐसा कोई आपके व्यक्तित्व में ऐसा कोई क्षेत्र है जो आपको रोजगार उन्मुखी तैयार कर सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। आप सोचिए कि मेरे लिए कौन से अवसर उपलब्ध हैं, कौन सी परिस्थितियां मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेंगी, कौन से लोग, साधन, संसाधन मेरी सहायता और सहयोग कर सकते हैं। आप जब इन प्रश्नों को सोचेंगे और लिखेंगे, सोच थॉट है, थिंक फील एक्ट हम बोलते हैं कंप्लीट साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब सोच को महसूस करना, भाव को करना, क्रिया, कार्य, कर्म। दैट मीन्स सोच को भाव में बदलना और भाव को एक्शन में बदलना, तब जाके जो है आपके विचार जो है रियल होंगे। विचार अगर विचार ही रहे, विचार भाव में ना बदले और भाव कर्म में ना बदले, मतलब कार्य में ना बदले, एक्शन में ना बदले, तो विचारों को इसीलिए हवा हवाई कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्लान्स हम बना सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। प्लान्स बनाने से प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं होते, प्लान्स को एग्जीक्यूट करने से, एक्शन लेने से प्लान्स एग्जीक्यूट होते हैं। सो आप अवसर में हवा हवाई प्लान्स, हवा हवाई अवसर मत लिखिए। आप देखिए कि असल अवसर कौन से हैं, जो रियल अवसर हैं उनको पहचाने और अपॉर्चुनिटीज कॉलम में आप अवसरों को लिखें। और मैं आशा करती हूं कि ये अवसरों का कॉलम में आप बहुत उदार दिल के साथ छोटे से छोटे अवसर को भी लिस्ट करेंगे, क्योंकि कई बार हमारी नजरिया से हमें लगता है कि ये बहुत छोटा अवसर है, लेकिन कोई अवसर छोटा नहीं होता। उसको किस तरह से हम उपयोग करते हैं उस पर रहता है। हमेशा बड़े बड़े स्कूलों से, बड़े बड़े कॉलेजों से, नामचीन स्कूल कॉलेजों से पढ़ के ही लोग बहुत बड़े उद्यमी नहीं बने हैं। लोग बने हैं विचारों से, लोग बने हैं विचारों के अमल करने से। सो आपको ये कोशिश करना है कि आप जो है, जो भी अवसर है, सीमित साधन संसाधन से आप अगले पड़ाव तक पहुंचे। अगले पड़ाव तक जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे और अवसर खुल जाएंगे। सो मेरे पास अवसर ही नहीं है, ये सोचकर आप जहां है वहीं रहने से तो अच्छा है जो भी अवसर है उससे जितना ऊपर आप उठ सकते हैं उतना वहां तक तो जाएं, वहां से और अवसर खुल जाएंगे। सो अगर आपने सोच लिया कि हमें आगे बढ़ना है तो कोई साधन संसाधन सीमित नहीं है। साधन संसाधन सीमित हो जाते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन असल जिंदगी में साधन संसाधन कोई भी सीमित नहीं होता। कोई भी स्कूल कॉलेज छोटा नहीं होता। स्कूल में पढ़ने वाले बड़े होते हैं। जब स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, उनका नाम होता है तो स्कूल कॉलेजों का नाम होता है। नामी कॉलेजों से लोगों का नाम नहीं होता, नामी लोगों से कॉलेजों का और विद्यालयों का नाम होता है। सो आपके पास ये अवसर है, आप इस तरह से लक्ष्य तय करें कि लोग पूछें कि आप कहाँ पढ़े थे, लोग पूछें कि आप कहाँ के हैं, कौन से स्टेट के हैं। सो आपको गर्व होना चाहिए। इसके लिए आपको हर अवसर को छोटा अवसर ना मानकर अवसर को, हर अवसर को अवसर ही मानना है। अवसर छोटा बड़ा नहीं होता। किसी जिसको बनना होता है वो छोटे अवसर को भी अपने हाथ में लेकर उसको बड़े अवसर में बदलाव कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं हमारा आखिरी कॉलम। हमारा जो आखिरी कॉलम है मैट्रिक्स में, अगर आपका पेपर भर गया है तो अगर आप एक और अलग से भी 4 पन्नों पर एक पूरे पेज पे शक्तियां, एक पूरे पेज पर अवगुण, एक पूरे पेज पर अवसर और एक पूरे पेज पर खतरों। पहले क्योंकि हमें मैट्रिक्स समझाना है कि ये हमारे 4 एरियाज हैं जिसमें हमें फोकस करना है। अगर आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे लिखना है, कैसे सेल्फ एनालाइज करना है, क्योंकि हम लोग 3/4 ऑफ द एनालिसिस कर चुके हैं, हम 1/4 ऑफ द एनालिसिस पार्ट पे हैं। आप निम्नलिखित प्रश्न पूछने का प्रयास करें। सेल में आप जो मैट्रिक्स सेल है, 4th सेल है, ये हमारा नकारात्मक एरिया है जिसे हमें हैंडल करना है। इससे हमें इस तरह से डील करना है
कि हमारे जो खतरे हैं हमारे शक्तियों को ना दबाएं, हमारे अवसरों को ना दबाएं। थ्रेट्स यानी बाधाएं। बाधाएं से रिलेटेड आप अपने आप से कुछ सवाल पूछें। मुझे किन बाधाओं का सामना करना है? मेरे सामने ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मुझे पूरा सफल होने में रोकती हैं? मेरे बाधाएं कब कब मेरे सामने मेरे अवसरों को चुनौती दिया है? मेरे बाधाओं ने मेरे ऐसे कौन से विचार हैं जो मेरे विकास में बाधक हैं? मुझे ऐसे कौन से डर सताते हैं जो मेरे शक्तियों को आगे बढ़ाने में बाधक है? कौन से डरों ने मुझे जकड़ा हुआ है? परिस्थितियां जो प्रगति में बाधा बन सकते हैं। आप सोचिए, कई सारे लोगों को फोबिया होता है जो रियल खतरा नहीं होता, अपने दिमाग में सोचा हुआ खतरा होता है। सो आप बाधाओं को ये ध्यान दें, क्या वो असली खतरा है या सोचा हुआ खतरा है? जैसे कि एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे घर में 2 पालतू डॉग्स हैं, हमारे पास 2 पेट्स हैं, और जिनको पेट से बहुत प्यार होता है वो आके उनके बारे में पूछता है, उनको प्यार करता है, ये क्या खाते हैं, कितने बड़े हैं, इनका बर्थडे कब है, काफी रुचि लेते हैं उसमें। लेकिन अब किसी के लिए वो बहुत ही अच्छे लगते हैं पेट्स जिनको, लेकिन अब जिनको डॉग्स से डर लगता है, जिनको कुत्तों से डर लगता है, अब उनको वहां कोई खतरा नहीं है, वो काटते नहीं हैं, लेकिन उनको खतरा नहीं है लेकिन खतरा महसूस होता है। सो उससे उनका पसीना छूट जाता है, वो सोफा पे चढ़ जाते हैं, पंखे पे लटक जाते हैं कि इसको बांध लीजिए, इसको बांध लीजिए। तो वो उनको फिर उतारना पड़ता है। ये कुछ नहीं करते, ये असली खतरा नहीं है, ये खतरनाक दिखते हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन खतरा नहीं भी होने पर उनके साथ कुछ हुआ होगा, कभी किसी डॉग ने काटा होगा, तो उनके जो प्रायः अनुभव है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं, इस छोटे से, जिससे हम लोग सब इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम में से कई लोग हैं जो डरते हैं, क्योंकि कई बार गली के डॉग्स ने हमको काटा होगा या हमें भगाया होगा, तो हमें उनसे डर लगता है। तो लेकिन जरूरी नहीं है हर चीज जो आपके सामने है वो खतरा ही हो। सो कुछ खतरे होते हैं असली खतरे, तो कुछ जो डॉगी ने आपको काटा है वो असली है, लेकिन हर डॉगी खतरा है, ये आपका डर है। सो अब जो है आप ये पहचाने कि असली खतरा कौन सा है और आपका दिमागी खतरा कौन सा है। हाँ, कई लोग ऐसे रहते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें पता है पालतू है लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन रिस्क ना ले, आप अपने अंदर का बीपी तो मत बढ़ाओ, आप अपने दिल की धड़कन मत बढ़ाओ। जो असली खतरा है उसमें डर भय होने में कोई बात भी है। तो जब भी आप विश्लेषण करते हैं, ये डॉगी वाला एपिसोड जरूर याद रखना कि कोई असली खतरा तो नहीं है, कोई दिमागी खतरा तो नहीं है। कौन सी चीजें जो हमारे दिमागी खतरा है, हमें डर लगता है लेकिन वो असली नहीं है। सो इन प्रश्नों से आप अपने खतरों को पहचानें, आप अपने खतरों को पहचान के आप ये देखें कि इन खतरों से क्या मेरे आगे बढ़ने में मुझे तकलीफ हो रही है। मैं आशा करती हूं कि ये चारों एरियाज हम सही कर रहे होंगे। अभी हम स्वॉट पे आते हैं। अभी जागरूकता से शक्तियों का उपयोग अवसरों का प्रबंधन हेतु संभव है। कमजोरियों में सुधार कर असली खतरा और कथित खतरा पहचान कर आगे बढ़ सकते हैं। परियोजना नियोजन मतलब प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्वॉट अत्यंत मददगार है। विश्लेषण इतना प्रभावशाली होता है कि इससे आपको नए करियर के अवसर ढूंढने में सहायता मिल सकती है। मैं आशा करती हूं कि अब हम इसको और समराइज करेंगे
और आपको लास्ट में 10 मिनट दिए जाएंगे। अगर आपको इस स्वॉट विश्लेषण से संबंधित कोई सवाल पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। अगला सत्र 10 मिनट के बाद शुरू होगा। जब 10 बजे से आपका दूसरा सत्र शुरू होगा, उससे पहले हम जितने सवाल हो सके उतने सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम प्रभावशाली तरीके से, अब आपने, आशा है कि आपने स्वॉट का एनालिसिस किया होगा। हमारी पूरी टीम यहाँ है। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरा कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, हम बहुत सारे सवाल को समय निकालकर उसको पब्लिश करते हैं, आंसर करते हैं। सो स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने आप का आत्मविश्लेषण किया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न है, अगर आप कॉलेज में बैठकर इस सत्र को अटेंड कर रहे हैं तो आपका जो सेंट्रल मॉनिटर है वहां से उसके चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने निजी फोन से या लैपटॉप के माध्यम से कनेक्टेड है तो आप अपना स्वयं का प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन इंस्टीट्यूट्स में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर इनको दिखा रहे हैं, बच्चों के जो प्रश्न हैं, आप अपने ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करिएगा कि वो चैट बॉक्स में आपका प्रश्न टाइप करें। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम प्रश्नोत्तर के लिए तैयार हैं और हमें प्रश्न दिखा दें। झिझक कैसे दूर करें? आप में से कई लोगों ने पूछा है झिझक कैसे दूर करें। झिझक जो है संकोच है। संकोच अगर हम स्वॉट एनालिसिस में देखें तो एक कमजोरी हम कहेंगे, लेकिन संकोच कई जगह शक्ति मानी जाती है कि ये बहुत लिबर्टी नहीं लेता है, ये सोच समझ के आगे बढ़ता है। तो अगर संकोच को दूर करना है तो आप याद करिए पिछले ऐसे कौन से अनुभव है जिसमें आपने बिना संकोच किए कोई निवेदन किया और आपके बात को मान दिया गया और आपके बात को रखा गया। तो संकोच से आप जो है झिझक को दूर करने के लिए आप पहले ये आत्मविश्लेषण कर लें, क्या जो चीज हम कहने जा रहे हैं वो उसमें सच्चाई है? तो हाँ, आप बोले। अगर आपने कहा सुनी पर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ना। तो झिझक को दूर करने के लिए खुद से 3 सवाल पूछे, क्या जो हम बोलने वाले उसमें सच्चाई है? उससे सामने वाले को फायदा होने वाला है? उससे सामने वाले को कोई मानसिक या भावनात्मक ठेस तो नहीं पहुंच रही? अगर आपको तीनों में सही उत्तर अपने आप को मिल जाता है तो आप बेझिझक होके जो आप कहना चाह रहे हैं आप उसको कहें। फोबिया वीकनेस है या थ्रेट? जो फोबिया है वो थ्रेट है और वीकनेस भी, क्योंकि फोबिया रियल नहीं होता। जो फोबिया है वो डर है, वो रियल नहीं होता, तो वो आपके आगे बढ़ने में बाधक है। तो वो फोबिया जो है बोथ थ्रेट एंड वीकनेस है, तो उसको कम किया जा सकता है। उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकली सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। पहले जिस चीज से आपको डर है उसका सिर्फ तस्वीर देखें, फिर तस्वीर देखने से भी कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनको पसीना आता है। फिर जिस चीज से आपको डर लगता है उसके बारे में वीडियोस देखें, क्योंकि वीडियोस में से बाहर नहीं आ जाएगा, लेकिन उससे भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और पसीना। किसी को अगर सांपों से डर है तो सांपों का तस्वीर से भी जो है उनको पसीना आ जाता है, उनका दिल की धड़कन बढ़ जाती है। फिर जब आप तस्वीर देख के थोड़े दिन सहज हो सकते हैं तो फिर उसके बाद जो भी आपका फोबिया है उससे रिलेटेड वीडियो देखें। फिर वीडियो पहली बार जब आप देखेंगे तो 2 सेकंड के बाद बंद करने का मन करेगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि हर बार जो है थोड़ा ज्यादा समय तक 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड और पूरा वीडियो देखें। फिर जो है जितना आप उसके साथ सेंसिटाइज हो जाएंगे फिर आपको लगेगा वो तो स्क्रीन में है, बाहर आ ही नहीं सकता। तो आपको जो खतरा महसूस होता है वो असली खतरा नहीं है, ये आप खुद को अपने आप को समझाइए और ओवरकम करिए। हाउ टू कंट्रोल एंगर? हाँ, एंगर कंट्रोल करना है, उसके लिए ध्यान और योग बहुत अच्छा तरीका है। आप कुछ देर रोज जो है आधा घंटा अगर मौन रह सकते हैं किसी एक समय पर
चाहे उस समय फोन कॉल्स ना लें, कोई बात ना करें, कोई मैसेज ना करें, आप बिल्कुल म्यूजिक ना सुने, एक शांति, एक जो साइलेंस है, द पावर ऑफ साइलेंस, अगर रोज आप एक आधा घंटा निकाल लें जिसमें आप बात नहीं करेंगे, आंखें बंद करेंगे और टोटल साइलेंस, वैक्यूम मेडिटेशन या फोकस करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, साइलेंस भी आप सिर्फ शांति से ही बैठ जाएं। अगर आपको मेडिटेशन टेक्निक्स नहीं पता है, लेकिन आपको सिर्फ शांति से बैठना है, पद्मासन में बैठना है या वज्रासन में बैठना है, आपको जो भी आसन में बैठना है, आप शांति से बैठ जाएं। फिर जो है बोलने से पहले आप देख लें कि पिछले कई दिनों में आप किन किन चीजों पर जो है भड़क गए थे। आप उन घटनाओं को याद करें, बचपन से अब तक कौन कौन सी चीजें गलत हो गई आपके साथ गुस्से में, उन चीजों को आप हमेशा जागरूक रहें कि ये अवसर कभी भी आ सकते हैं, तो हमें गुस्सा हो सकते हैं हम इन अवसरों पर। उन हालातों में तो आप देखना कि जिन हालातों में आपको गुस्सा आता है, आप उसके प्रति जागरूक रहें और थोड़ा सा जो है, जो आपको 5 सेंटेंसेस बोलने का मन कर रहा है, अपने ऊपर संयम, कंट्रोल, धैर्य के साथ, जहां आपको 5 सेंटेंस बोलने का मन कर रहा है वहां पे 2 ही सेंटेंस बोलिए, जहां पे आपको बहुत ज्यादा बोलने का मन कर रहा है वहां 2 ही सेंटेंस आप बोलिए। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। अच्छा, कई लोगों का कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, ये एक वीकनेस भी है और ये बहुत बड़ा थ्रेट भी है। कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पहले क्या है, हम मल्टीटास्किंग करते थे, हम बहुत सारे, अभी भी जो है इस पे साइकोलॉजिस्ट डिवाइडेड है। आधे साइकोलॉजिस्ट को लगता है मल्टीटास्किंग पॉजिटिव है, लेकिन मैं कुछ पुराने टाइप के साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं मानती हूँ माइंडफुलनेस को। एक बार में एक काम को अच्छी तरीके से करने से काम का गुणवत्ता बढ़ता है। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट के साइकोलॉजिस्ट हूं। सो कंसंट्रेशन, जब हम 2-3 चीजें करते हैं तो हमारा ध्यान बट जाता है। जब हम 2-3 चीजों को बराबर हमारा ध्यान देना चाहते हैं तो उसमें जो बहुत अहम चीज है उस पे भी उतना ही ध्यान देते हैं जो चीज बहुत जरूरी नहीं है। इससे जो है काम में गुणवत्तापूर्ण कार्य हम नहीं कर पाते हैं। सो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका जो मैंने खुद अपने लाइफ में इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे चीजें एक दिन में करना चाह रही थी, तो उससे नंबर ऑफ स्माइल्स पर डे, आप दिन में कितने बार मुस्कुराते हो उस पर असर पड़ता है। अगर आप स्ट्रेस्ड होते हो, आपके दिन मुस्कुराहट पर डे, स्माइल्स पर डे, SPD, तो जो आपके स्माइल्स पर डे पे असर पड़ता है। तो अगर आप माइंडफुलनेस एक टाइम पे एक काम करते हैं तो आपके स्माइल्स पर डे इंक्रीज हो जाते हैं। सो इससे आसानी से पता चलता है, स्माइल्स पर डे से लोग मेजर करते हैं कि स्ट्रेस ज्यादा है कि कम है। ज्यादा स्ट्रेस वाले दिन कम स्माइल्स पर डे होता है और कम स्ट्रेस वाले दिन ज्यादा स्माइल्स पर डे होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक टाइम पे एक काम करेंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा बना रहेगा। जब भी आप पढ़ना चाहेंगे और किसी महत्वपूर्ण चीज पे काम करना चाहेंगे, आप अपना फोन, सोशल मीडिया चेक करना थोड़ी देर बंद कर दें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम देखने का मन करता है। इसीलिए साइलेंट कर दें, फोन को बंद कर दें या दूसरे रूम में रख दें, और आप जब पढ़ने बैठे तो पूरा फोकस आप सिर्फ पढ़ाई पे दें, तो आप ध्यान दे पाएंगे। अपने अवसरों को कैसे पहचानें? अपने अवसरों को कैसे पहचाने, जो हमने प्रश्न किए थे, अवसर आपके पास क्या साधन संसाधन है आगे बढ़ने का, जो आपके लक्ष्य है, आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, आपके पास क्या क्या विकल्प है। जो आपके विकल्प है वो आपके अवसर है। आपके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। किसी के कोई कॉन्टैक्ट्स है, हमारे घर में बहुत हमारे घर में एक कोई है जो बहुत अच्छे पोजीशन पे है, उनसे संपर्क करके हम जो है रास्ता निकाल सकते हैं, वो हमारी किसी तरह से मदद कर सकते हैं। कोई इंसान भी जो है हमारी हेल्प कर सकता है। सो जब अवसर मतलब कोई भी विकल्प हो सकता है जो हमारे लक्ष्य के करीब हमको ले जा सकते हैं। हम अपनी वीकनेस को कैसे दूर करें या उससे होने वाली परेशानियों से कैसे बचें? ओके, अपनी वीकनेस को कैसे दूर करें? अपनी वीकनेस को क्या एक लिस्ट बना लें, और लिस्ट बना के सबसे बड़ा जो अवगुण है सब, और आपका जो वीकनेस का आपने लिस्ट बनाया, अभी उसकी रैंकिंग करिए। आपके सारे अवगुण में आप किस अवगुण को सबसे बड़ा अवगुण मानते हैं, तो आप जब सबसे बड़ा जो अवगुण मानते हैं उसको नंबर 1 रैंकिंग दीजिए, और सबसे छोटा जो अवगुण मानते हैं उसको नंबर 10 की रैंकिंग दीजिए,
और जब आप खुद पे सुधार का कार्य करना शुरू करेंगे, नंबर 1 जो आपका नंबर 1 सबसे बड़ा अवगुण लिस्ट पर टॉप पे है, उस पे मेहनत करिए। और बहुत सारे सर्च इंजन पे आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, हाउ टू ओवरकम एंगर। आपने इतना ही सर्च किया तो आपका नंबर 1 अवगुण सपोज टेम्पर है, आपका मिजाज बहुत गर्म है, आप बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। सो आप बहुत सारा अच्छा मटेरियल है, आप बहुत सारे विशेषज्ञों का वीडियोस उसमें देखिए और नोट करिए और उस पर अमल करिए। सोच, भाव, कर्म मतलब कार्य, तीनों का मिला जुला सा असर होना चाहिए। डर लगता है कोई भी अफसर अगर आता है तो उसमें काम करने, नया अफसर है तो काम करने में दिक्कत आती है, तो डर होता है एक, तो उसको कैसे दूर करें? अगर कोई भी, हाँ ये स्वाभाविक है, इंसान चाहे कितने भी बड़े पोजीशन में रहे, कोई भी पोजीशन पे रहे, जब भी कोई नया अफसर आता है उसमें डर लगा रहता है कि हमारी आलोचना तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है लोग हमारी अवहेलना करेंगे। लेकिन अगर जो बड़े उद्यमी बने हैं उन लोगों ने इन्हीं भावों को झेला है, उन लोगों ने इन्हीं भावों पे काबू पाया है। अगर चंद लोगों की अवहेलना के बारे में सोचेंगे तो जो और ज्यादा लोग आपको सराहने बैठे हैं उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? ये चंद लोग एक माध्यम है, इनको हंसने दीजिए। अगर अवहेलना, कुछ लोग बड़े बड़े वैज्ञानिकों के जब डिस्कवरीज हुए हैं, शुरू में लोगों ने उनको पत्थर मारे हैं, अवहेलना की है और उनकी बहुत आलोचना हुई है, उनको कारागार में बंद कर दिया है। बाद में पता चला वो उनका तो जो है जीवन बदलने लायक ऐसे उनकी डिस्कवरीज थी। तो कुछ महान कार्य करने जाएंगे तो उसमें डर लगा रहता है। हम कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो उसमें रिस्क बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे, सफल हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक एक छोटा छोटा कदम लेना चाहिए, क्योंकि हम हनुमान तो है नहीं कि अब इतना बड़ा लॉन्ग स्टेप लेके लांग जाएंगे। तो हमें जब नया कार्य करते हैं तो बेबी स्टेप्स लेना चाहिए। बच्चा जैसे छोटा छोटा चलता है, गिरता है फिर उठता है, हमें वैसा ही छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहिए जिससे गिरने के बाद उठने के लिए भी हम सफल हो सके। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे संपर्क करके। आरसीबीपी नरोना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से हम अपना स्वॉट एनालिसिस पहला सेशन यही समापन करते हैं। अभी आपके पास विनीता सिंह मैम, एक्सपर्ट मैम आएंगी और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।